नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से। कानपुर जिले में खिलारपुर नाम का गांव पड़ता है और इसी हिलारपुर गांव में रहने वाला ब्रिजभूषण ब्रिजभूषण के पास अपनी 7 एकड़ जमीन होती है। खेती किसानी का काम करता था। ब्रिजभूषण खेती किसानी का काम करके खूब पैसे भी कमाया करता था। ब्रिजभूषण की इस गांव में बहुत इज्जत होती है। गांव के सभी लोग इसकी खूब इज्जत किया करते थे और वैसे भी ब्रिजभूषण गांव के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहता था। ब्रिजभूषण की पत्नी की 8 साल पहले कैंसर की वजह से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रिजभूषण अपने जीवन में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। लेकिन फिर भी ब्रिजभूषण हिम्मत नहीं हारता है, वह अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। ब्रिजभूषण के परिवार में इसके अपने 2 बच्चे होते हैं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम रजनी होता है और छोटे बेटे का नाम दीपक होता है। रजनी ने 2 साल पहले 12वीं कक्षा पास कर ली थी और इसके बाद रजनी अपने घर पर रहकर कामकाज में व्यस्त हो जाती है, क्योंकि घर के काम की जिम्मेदारी रजनी के कंधों पर आ चुकी थी। जबकि रजनी का छोटा भाई दीपक 11वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करता था। लेकिन दीपक एक ऐसा लड़का होता है जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ आवारा घूमा करता था। अब तो दीपक ने थोड़ा थोड़ा नशा भी करना शुरू कर दिया था। वह गलत संगत में पड़ चुका था। वह ऐसे लड़कों की संगत में पड़ चुका था जो कि नशे के आदी होते हैं और धीरे धीरे करके दीपक भी नशे की गिरफ्त में आ जाता है। लेकिन जब दीपक कुमार के पिता ब्रिजभूषण को इस बात के बारे में पता चलता है तो काफी देर हो चुकी होती है। फिर भी ब्रिजभूषण अपने बेटे दीपक को काफी बातें समझाता है। ब्रिजभूषण अक्सर अपने बेटे दीपक को समझाता था कि बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई ही जीवन में काम आने वाली है और कोई भी जीवन में काम आने वाला नहीं है। लेकिन दीपक एक ऐसा लड़का होता है जो अपने पिता की सारी बातों को एक कान से सुनता था, दूसरे कान से अक्सर बाहर निकाल दिया करता था। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद अब ब्रिजभूषण की भी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है और जैसे ही ब्रिजभूषण की मौत हो जाती है तो इसके बाद ब्रिजभूषण का पूरा परिवार बिखर जाता है। रजनी और रजनी का भाई दीपक बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और इसके बाद तो घर के पूरे कामकाज की जिम्मेदारी रजनी के कंधों पर आ जाती है। रजनी अब अपनी खेती किसानी का काम करना भी शुरू कर देती है और घर के कामकाज भी करती थी, साथ में अपने पशुओं को भी संभाला करती थी। जबकि जो दीपक होता है वो घर का कोई भी कामकाज नहीं किया करता था, बस स्कूल के बहाने स्कूल में चला जाया करता था, दोस्तों के साथ मिलजुल कर हमेशा मटर गश्ती किया करता था। लेकिन अब आगे चलकर दीपक कुमार एक ऐसी ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला था जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 15 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के करीब 7:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। रजनी अपने घर में कामकाज कर रही होती है। रजनी इसके बाद अपने भाई दीपक को कहने लगती है कि दीपक, तुम जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, इसके बाद मुझे खेत में भी जाना है और खेत में काम काज करना है। तभी दीपक कहने लगता है कि आज मुझे 2,000 रुपयों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अपने स्कूल की फ़ीस जमा करवानी है। अगर मैंने अपने स्कूल की फ़ीस जमा नहीं करवाई तो फिर मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन रजनी अपने भाई को कहने लगती है कि मैं तुम्हें स्कूल के लिए 2,000 रुपये तो दे सकती हूँ, लेकिन तुम 2,000 रुपये स्कूल में फीस जमा करवाओगे या नहीं, इस बात के बारे में मुझे पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम 2,000 रुपये लेकर फिर उन पैसों से नशा करके फिर से घर पर आ जाओगे। लेकिन आज दीपक अपनी बहन को कहता है कि मैं किसी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करूँगा। इस तरीके से अब दीपक की बहन रजनी अपने भाई दीपक को 2,000 रुपये विश्वास करके दे देती है और दीपक कुमार 2,000 रुपयों को लेकर और अपना स्कूल बैग उठाकर अपने घर से बाहर निकल पड़ता है। बीच रास्ते में उसकी मुलाकात उसके गहरे दोस्त रिंकू से होती है। रिंकू भी इसी की कक्षा में पढ़ाई किया करता था। इसके बाद रिंकू और दीपक दोनों स्कूल में चले जाते हैं, लेकिन जैसे 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो रिंकू देखता है कि दीपक के पास 2,000 रुपये होते हैं। रिंकू अपने दोस्त दीपक को कहने लगता है कि दीपक, तुम्हारे पास तो काफ़ी पैसे हैं, चलो आज कहीं पर बैठकर पार्टी करते हैं और फिर खूब मज़े करेंगे। दीपक भी मान जाता है। दीपक कहता है कि चलो फिर स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। और कुछ थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद अब दीपक और रिंकू दोनों अपने बैग लेकर इस स्कूल से बाहर निकल आते हैं। स्कूल से बाहर आने के बाद ये दोनों लड़के साइकिल के माध्यम से पास के ही शराब के ठेके पर जाते हैं। वहाँ से 4 बियर की बोतल खरीद ली जाती है। बियर खरीदने के बाद अब रिंकू दीपक को कहता है कि दीपक, हमारे खेत में इस समय कोई नहीं होता है, चलो हमारे खेत में चलते हैं, वहीं बैठकर बियर पीते हैं। और इस तरीके से अब लड़का दीपक भी मान जाता है। अब दीपक और रिंकू दोनों बियर की बोतल लेकर रिंकू के खेत में पहुंच जाते हैं। अब दोनों दोस्त बैठकर खेत में काफ़ी देर तक बियर पीते हैं और जब दोनों दोस्तों को नशा हो जाता है तो नशे की हालत में अब रिंकू अपने दोस्त दीपक को कहता है कि दीपक,
हमारे पड़ोस में एक विधवा चाची रहती है और उस विधवा चाची का नाम विमला देवी है। देखने में काफ़ी खूबसूरत, सुंदर और जवान महिला है। अब जैसे ही दीपक उस महिला विमला देवी के बारे में सुनता है तो कहने लगता है कि चलो आज उसके घर पर चलते हैं। लेकिन रिंकू कहता है कि उसके घर पे हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं फ़ोन करके उस महिला को यहीं पर बुला लेता हूँ। दीपक बड़ा खुश हो जाता है। इसके बाद रिंकू उसी समय अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकालता है और उस विधवा महिला विमला के पास फ़ोन कॉल करता है और विमला को कहता है कि चाची, मैंने तुम्हारे साथ कई रातें गुजार रखी हैं और बदले में मैंने तुम्हें पैसे भी दे रखे हैं, लेकिन आज तुम्हें हमारे खेत में आना पड़ेगा और खेत में मैं और मेरा दोस्त बैठे हुए हैं। लेकिन विमला कहती है कि इस काम के मैं डबल पैसे लूँगी। तभी रिंकू कहता है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें डबल पैसे दे सकते हैं। विमला भी मान जाती है, क्योंकि विमला का चाल चलन और चरित्र कुछ ठीक नहीं होता है। विमला अक्सर पैसे लेकर लोगों के साथ वक्त गुजार लेती थी और विमला ने रिंकू के साथ कई बार अपनी रातें रंगीन कर रखी होती हैं। इसके बाद विमला देवी अपने घर से तैयार होकर उसी समय बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ दोनों दोस्त बैठकर बियर की बोतल को खाली कर रहे होते हैं। अब थोड़ी देर में ही ये महिला जो विमला होती है खेत में पहुंच जाती है। खेत में जाने के बाद विमला देखती है कि वहां पर रिंकू के साथ उसका दोस्त दीपक बैठा होता है और जैसे ही दीपक की नज़र विमला चाची की खूबसूरत जवानी पर पड़ती है तो दीपक की नीयत में कमी आ जाती है। दीपक अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज तक मैंने किसी भी महिला के साथ वक्त नहीं गुजारा है और आज मैं पहली बार विमला के साथ अपना वक्त गुजारना चाहता हूँ। इसके बाद ये महिला विमला देवी इन दोनों के पास आती है और दोनों को कहती है कि जल्दी से अपना काम खत्म करो, फिर मुझे अपने घर पर भी जाना है। रिंकू कहता है कि चाची तुम किसी बात की फिक्र मत करो, हमारे खेत में दूर दूर तक कोई भी नहीं है और ना ही हमारे खेत में कोई आता जाता है। इसके बाद विमला देवी इन दोनों लड़कों को लेकर पास के ही ईख के खेत के अंदर चली जाती है। अब खेत में जाने के बाद रिंकू और दीपक कुमार दोनों ही इस महिला विमला देवी के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। ये दोनों दोस्त मिलकर बारी बारी से इस महिला के साथ अपनी अपनी ज़रूरतों को, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। ये दोनों दोस्त काफ़ी देर तक इस गलत काम को करते हैं और जैसे इन दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो इसके बाद विमला कहती है कि मुझे पैसे दे दो, मैं अपने गांव में अपने घर पर वापस जाना चाहती हूँ। और इस तरह से अब ये तीनों इसी ईख के खेत से बाहर निकलते हैं। इसके बाद रिंकू अपने दोस्त दीपक को कहता है कि विमला देवी को पैसे दे दो और फिर इसके बाद जो दीपक होता है उसी समय अपनी जेब से पैसे निकालता है, विमला देवी को पैसे देता है। लेकिन रिंकू उसी समय विमला को कहता है कि चाची, जब भी मैं तुम्हें खेत में बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा और तुम्हें पैसे उसी समय मिल जाएंगे। विमला भी हंसते मुस्कुराते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं खेत में हाजिर हो जाऊंगी, लेकिन मैं तुमसे खेत के डबल पैसे वसूल करूंगी। इसके बाद विमला यहाँ से निकल जाती है और फिर अपने गांव में अपने घर पर वापस आ जाती है। लेकिन रिंकू और दीपक कुमार ये दोनों खेत में बैठ जाते हैं और खेत में बैठकर फिर से बियर पीना शुरू कर देते हैं। बियर पीते पीते रात हो जाती है। रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। दीपक कुमार के पैसे भी खत्म हो चुके होते हैं। अब दीपक अपने दोस्त रिंकू को कहता है कि रिंकू, अब मुझे अपने घर पर चलना चाहिए, मेरे घर पर मेरी बहन रजनी बिल्कुल अकेली है। अब इसके बाद रिंकू और दीपक दोनों साइकिल लेकर फिर से गांव की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर में दोनों दोस्त गांव में पहुंच जाते हैं। इसके बाद रिंकू कहता है कि मैं अपने घर पर जाता हूं, तुम अपने घर पर चले जाओ। और इस तरीके से अब रिंकू अपने घर पर चला जाता है और दीपक अपने घर के दरवाजे के सामने आ जाता है। दीपक कुमार अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ को इसकी बहन रजनी देवी सुनती है तो रजनी अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है। रजनी देखती है कि उसके सामने उसका भाई शराब के नशे में धुत खड़ा होता है और दीपक को ऐसी हालत में देखकर रजनी काफ़ी उदास और परेशान हो जाती है। लेकिन इसके बाद दीपक कुमार घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। दीपक अपनी बहन रजनी को कहता है कि आज मैंने बहुत गलत काम किया है, मैंने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली है और आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा। लेकिन अब इसके बाद दीपक अपनी बहन रजनी को कहता है कि जल्दी से मुझे खाना ला कर दे दो। इसकी बहन रजनी इसके सामने खाना भी रख देती है। लेकिन आज दीपक कुमार के मन में कुछ और ख्याल चल रहे होते हैं। दीपक उसी समय अपनी बहन रजनी को कहता है कि रजनी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, तुम मेरे साथ कमरे के अंदर चलो। अब जैसी ये बात रजनी को कही जाती है तो रजनी कहने लगती है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी है और तुम्हें गहरा नशा भी हो चुका है और इस शराब के नशे की वजह से मैं तुम्हारे साथ कमरे में नहीं जाऊंगी। लेकिन दीपक फिर से वही बात दोहराता है। दीपक कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कमरे में अंदर चलना ही पड़ेगा। लेकिन रजनी इसकी किसी भी बात को नहीं सुनती है।
रजनी चुपचाप अपने अलग से कमरे में चली जाती है और उस कमरे का अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। और जैसे ही दरवाज़ा बंद किया जाता है तो उसी समय घर के मुख्य दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है और दीपक कुमार अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसके घर के सामने उसका दोस्त रिंकू खड़ा होता है। अब रिंकू इस घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और दीपक को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ अभी इसी समय खेत में चलना पड़ेगा। अब दीपक कुमार की जो बहन रजनी होती है ये सारी बातें अपने कमरे में बैठकर सुन रही होती है। अब उसी समय रजनी अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और रिंकू को कहती है कि मेरा भाई तुम्हारे साथ रात के समय खेत में नहीं जाएगा। लेकिन दीपक अपनी बहन की सारी बातों को नज़रअंदाज कर देता है। दीपक कहता है कि ना तो तुम मुझसे अच्छे तरीके से बात करती हो और ना ही तुम मेरी किसी बात की सुनती हो। आज मैं अपने घर में नहीं सोऊंगा, मैं अपने दोस्त रिंकू के साथ इसके खेत में चला जाऊंगा। और इस तरह से दो चार बातें करने के बाद अब दीपक कुमार फिर से अपने दोस्त रिंकू के साथ चला जाता है और ये दोनों फिर से खेत में चले जाते हैं। और खेत में जाने के बाद रिंकू अपने दोस्त दीपक को कहता है कि मैं अपने घर से कुछ पैसे लेकर आया हूँ, क्यों ना शराब के ठेके से फिर से कुछ बियर खरीद लेते हैं। और इसके बाद रिंकू शराब के ठेके पर जाता है, वहाँ से कई बोतल बियर की खरीद कर लाता है और इसके बाद ये दोनों दोस्त इस खेत में बैठकर पूरी रात शराब पीते हैं। और जैसे ही पूरी रात गुजर जाती है तो अगला दिन भी आ जाता है और इस तरीके से अब दीपक और रिंकू घर के अंदर अपने चोरियां किया करते थे। चोरियां करने के बाद खेत में जाते थे, खेत में बैठकर हर रोज बियर पिया करते थे। अब तो दीपक कुमार ने स्कूल भी छोड़ दिया था। दीपक कुमार अपने स्कूल में भी नहीं जाता था। कई दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 25 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। आज रजनी की तबीयत कुछ खराब होती है। रजनी अपने भाई को कहने लगती है कि भाई आज मेरी तबीयत खराब है, तुम ऐसा करो, स्कूल में तो तुम नहीं जाते हो, तुम खेत में ही चले जाओ और खेत से चारा काट कर ले आओ। लेकिन दीपक अपनी बहन रजनी को कहता है कि रजनी जब तुम मुझे 1000 रुपये दोगी तब मैं खेत में जाऊँगा, ऐसे मैं खेत में नहीं जाऊँगा। रजनी इस बात पर काफ़ी उदास और परेशान हो जाती है। रजनी अपने भाई को कहती है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, तुम पैसे लेकर फिर से नशा करोगे, नशा करके घर पर आओगे और फिर तुम्हारे दिमाग में बड़े गंदे गंदे विचार आते हैं। और इस तरह से रजनी अपने भाई को पैसे नहीं देती है, लेकिन इसका भाई दीपक घर में ही बैठ जाता है। अब 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद रजनी अपने घर से कुछ पैसे लेकर पास के ही एक दवाई खाने पर चली जाती है और वहाँ से दवाइयाँ खरीदना शुरू कर देती है। लेकिन रजनी की पीठ के पीछे इसका भाई दीपक कुमार अपने घर के अंदर चोरी करता है। घर की अलमारी खोलता है, उसमें से 5000 रुपये निकालता है और घर से रफू चक्कर हो जाता है। और जैसे ही दीपक कुमार की बहन रजनी घर पर आती है तो देखती है कि अलमारी खुली पड़ी होती है, उसमें से 5000 रुपये गायब होते हैं। अब जो रजनी होती है वो तुरंत समझ जाती है कि ये सारे पैसे उसके भाई ने चोरी कर लिए हैं। रजनी अपने भाई को कई जगह तलाश करती है, लेकिन इसका भाई दीपक कुमार इसको कहीं भी नहीं मिलता है। और चोरी करने के बाद दीपक कुमार सीधा ही अपने दोस्त रिंकू के पास चला जाता है और रिंकू को कहता है कि रिंकू आज मेरे पास 5000 रुपये हैं। रिंकू भी खुश हो जाता है। रिंकू कहता है कि चलो आज तो बैठकर पार्टी कर लेते हैं। इस तरीके से अब ये दोनों दोस्त फिर से बियर की बोतल खरीदते हैं और बियर खरीदने के बाद खेत में बैठकर बियर पीना शुरू कर देते हैं। और जब दोनों दोस्तों को नशा हो जाता है तो नशे की हालत में दीपक कुमार को फिर से उस विधवा महिला विमला की याद आ जाती है। और फिर दीपक कुमार अपने दोस्त रिंकू को कहता है कि रिंकू आज फिर उस विधवा महिला विमला को खेत में बुला लो। रिंकू कहता है कि ये तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, मैं भी उसके पास फ़ोन कॉल करता हूँ, उसको खेत में ही बुला लेता हूँ। इसके बाद रिंकू उसी समय अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकालता है और विधवा महिला विमला के पास फ़ोन कॉल करता है। विमला को कहता है कि विमला आज फिर हम खेत में बैठे हैं, तुम खेत में आ जाओ। लेकिन विमला कहती है कि मेरे घर में आज कोई भी नहीं है, तुम मेरे घर पर आ सकते हो। अब जैसे ये बात रिंकू को कही जाती है तो रिंकू अपने दोस्त दीपक को कहता है कि उसने आज हम दोनों दोस्तों को अपने घर पर बुलाया है, चलो उसके घर पर चलते हैं। दीपक भी मान जाता है और इस तरीके से अब ये दोनों दोस्त गांव में आते हैं। गांव में आने के बाद अब उस विमला महिला के घर के दरवाजे पर आ जाते हैं और विमला के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। विमला अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि उसके सामने दोनों दोस्त खड़े होते हैं। विमला अब रिंकू और दीपक को कहती है कि तुम घर के अंदर आ जाओ। इसके बाद ये दोनों लड़के घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। विमला आज भी इन दोनों लड़कों को कहती है कि मुझे पैसे दे दो, अपना काम खत्म करो। तभी दीपक कुमार अपनी जेब से 2000 रुपये निकालता है, विमला को देता है और विमला को कहता है कि आज तुम्हें हम दोनों के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। और इसके बाद विमला खुद ब खुद अपने घर का दरवाज़ा बंद करती है और एक एक करके इन दोनों दोस्तों को कमरे के अंदर ले जाती है। कमरे के अंदर जाने के बाद ये दोनों दोस्त बारी बारी से विमला के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करते हैं
और ये दोनों दोस्त तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक इन दोनों दोस्तों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं। और जैसे ही दोनों दोस्तों का ये काम खत्म होता है तो विमला इनसे कुछ पैसे लेती है और कहती है कि तुम अब मेरे घर से जा सकते हो। इसके बाद जो दीपक कुमार होता है अपने दोस्त रिंकू को लेकर इसके घर से बाहर निकलता है और दीपक कुमार बीच रास्ते में रिंकू को कहता है कि चलो तेरे खेत में ही बैठकर पूरा दिन शराब पीते हैं। और अब इसके बाद रिंकू और दीपक कुमार दोनों फिर से खेत में आते हैं, पूरा दिन बैठकर शराब पीते हैं। और जब रात हो जाती है तो रात के 8 बजे के आसपास आज फिर से दीपक कुमार अपने दोस्त रिंकू को कहता है कि अब मैं अपने घर पर चलता हूँ। इसके बाद ये दोनों दोस्त गांव में आते हैं। गांव में आने के बाद अब जो रिंकू होता है अपने घर पर चला जाता है और दीपक अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। इसकी बहन रजनी देवी अपने घर का दरवाजा खोलती है। दीपक घर के अंदर प्रवेश करता है और अपनी बहन रजनी को कहता है कि रजनी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, मेरे साथ तुम कमरे में चलो। लेकिन रजनी कहती है कि नशे की हालत में मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कमरे के अंदर नहीं जाऊंगी। और इस तरह से अब रजनी जैसे तैसे करके अपने भाई को इस घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन इसका भाई जो दीपक होता है अपनी बहन को धमकी देता है और कहता है कि मैं दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाऊंगा। रजनी देवी मजबूर होकर अपने घर का दरवाजा फिर से खोल देती है। दीपक फिर से घर के अंदर आ जाता है और फिर से वही बात दोहराता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे साथ कमरे में चलो। लेकिन रजनी परेशान उदास होकर अपने भाई दीपक को यहीं पर छोड़ देती है और कहती है कि रसोई के अंदर खाना रखा है, खाना खाकर अपने कमरे में लेट जाना। और इसके बाद जो बहन रजनी होती है अपने एक कमरे में जाती है, कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। इस तरीके से अब जो लड़का दीपक होता है खाना खाने के बाद आज तो अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। लेकिन आगे चलकर जो दीपक कुमार होता है यह है एक ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था कि जिसकी गूंज पूरे जिले में गूंजने वाली होती है। काफी लंबा समय गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 15 मई 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है और रजनी अपने घर में कामकाज कर रही होती है, जबकि इसका भाई दीपक अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए गया हुआ था। उसी समय घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। रजनी अपने घर का दरवाजा खोल देती है। रजनी देखती है कि उसके ठीक सामने उसकी मौसी संजना देवी खड़ी होती है। जैसे इस संजना को ये लड़की देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है। रजनी अपनी मौसी संजना को कहती है कि मौसी, काफी दिनों के बाद तुम घर पर आई हो। संजना कहती है कि अब तो मैं 2-4 दिनों के लिए तेरे घर पर ही रहने वाली हूँ। तभी रजनी कहती है कि बड़ी अच्छी बात है, मेरा भी मन लग जाएगा। और इस तरह से अब रजनी और संजना देवी ये दोनों घर के अंदर बैठकर बातचीत करना शुरू कर देती है। आखिरकार पूरा दिन गुजर जाता है। शाम के करीब 7 बजे के आसपास दीपक कुमार नशा करके घर पर आता है। दीपक जैसे घर के अंदर प्रवेश करता है तो दीपक देखता है कि उसके घर में एक खूबसूरत महिला संजना देवी बैठी होती है जो कि इसकी सगी मौसी होती है। और दीपक कुमार अब अपनी मौसी संजना के पास चला जाता है। संजना जैसे दीपक को देखती है तो दीपक को देखकर हंसते मुस्कुराते हुए अपने गले लगा लेती है। लेकिन जैसे दीपक कुमार को गले लगाया जाता है तो दीपक कुमार अपनी इस मौसी संजना देवी को अजीब तरीके से छूते हुए कहने लगता है कि मौसी, तुम तो आज भी काफी खूबसूरत और सुंदर हो। तभी संजना भी हंसते मुस्कुराते हुए कहती है कि दीपक, तुम गलत रास्ते पर चल पड़े हो, तुमने नशा करना शुरू कर दिया है। मुझे तुम्हारी बहन रजनी ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन दीपक कहता है कि मौसी, मैं कभी कभी नशा करता हूँ, मैं हर रोज नशा नहीं करता हूँ। संजना अब दीपक को काफी देर तक समझाती है, लेकिन दीपक की नजरें तो अब अपनी मौसी पर टिक चुकी होती हैं। दीपक अब अपनी मौसी के साथ भी कोई बड़ा कांड करने वाला था और इसके बाद तो दीपक एक ऐसा कांड करने वाला था कि जिसकी गूंज पूरे जिले में गूंजने वाली थी। इस तरीके से कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 20 मई 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। रजनी अपने घर के सारे काम काज खत्म कर चुकी थी। रजनी अपनी मौसी संजना को कहती है कि मौसी, मुझे चारा काटने के लिए खेत में जाना पड़ेगा। संजना उसी समय रजनी को कहती है कि रजनी, तुम दीपक को बोल दो, दीपक चारा काट कर ले आएगा। लेकिन रजनी कहती है कि दीपक घर का कोई काम काज नहीं करता है और इस समय भी वो अपने दोस्तों के साथ आवारा घूम रहा होगा। अब इसके बाद संजना कहती है कि कोई बात नहीं, घर के जो भी छोटे मोटे कामकाज बचे हैं वो मैं कर लेती हूँ, तुम खेत में चली जाओ। अब इसके बाद जो रजनी होती है अपने घर से दरांती लेकर और अपना ट्रैक्टर लेकर खेत में चली जाती है और खेत में कामकाज में व्यस्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है तो दीपक अपने घर पर आता है और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो दीपक देखता है कि उसकी मौसी संजना घर में छोटे मोटे कामकाज कर रही होती है। और इसके बाद दीपक अपनी मौसी संजना को पूछने लगता है कि रजनी कहाँ पर गई है। तभी संजना कहती है कि वो खेत में चारा काटने के लिए गई है और वो 3-4 घंटों के बाद वापस आएगी।
दीपक का माथा ठनक जाता है। दीपक सोचने लग जाता है कि आज उसके पास अच्छा खासा मौका है, क्यों न इस मौके का फायदा उठा लिया जाए। अब इसके बाद दीपक अपनी मौसी संजना को कहता है कि मौसी, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। संजना बार बार मना करती है, लेकिन इसके बावजूद भी दीपक संजना मौसी को कहता है कि मौसी नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। इसके बाद दीपक अपने घर से बाहर निकलता है और सीधा ही एक मेडिकल शॉप पर चला जाता है। मेडिकल शॉप पर एक विजय नाम का लड़का बैठता था। विजय भी इसी की कैटेगरी का लड़का होता है। अब जो दीपक होता है अपने दोस्त विजय को कहता है कि विजय, मुझे कोई ऐसा नशीला पदार्थ दे दो जिसको खाने के बाद आदमी बेहोश हो जाता है। विजय पहले तो मना करता है, लेकिन जब लड़का दीपक कुमार कुछ पैसे देता है तो विजय इसको नशीला पदार्थ दे देता है। और फिर इसके बाद लड़का दीपक उस नशीले पदार्थ को लेकर पास के ही एक दुकान पर जाता है। दुकान से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी जाती है और बीच रास्ते में उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर वो नशीला पदार्थ मिला दिया जाता है। और नशीला पदार्थ मिलाने के बाद उस कोल्ड ड्रिंक को लेकर दीपक कुमार अपने घर पर आता है और अपनी मौसी संजना को कहता है कि मौसी, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया हूँ, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीनी ही पड़ेगी। और इस तरह से संजना मौसी घर के अंदर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देती है। लेकिन जो दीपक होता है वो अपने बाथरूम में जाता है और बाथरूम में जाने के बाद वो एक प्रकार का नशा करता है। और नशा भी ऐसा किया जाता है कि जिसकी स्मेल ही नहीं आती थी। 10-15 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद दीपक कुमार इस बाथरूम से बाहर निकलता है और 5 मिनट का और वक्त गुजरने के बाद इसकी मौसी संजना देवी अचानक से बेहोश हो जाती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर नशीला पदार्थ मिलाया गया था। और जैसे ही संजना बेहोश हो जाती है तो अब इसके बाद दीपक कुमार अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद दीपक कुमार अपनी मौसी संजना देवी को उठाकर कमरे के अंदर ले जाता है। कमरे का भी दरवाज़ा बंद कर लेता है और फिर इसके बाद जो दीपक होता है अपनी मौसी के साथ ही गलत काम करना शुरू कर देता है। दीपक कुमार बेहोशी की हालत में संजना देवी के साथ गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देता है। और ये गलत रिश्ते तब तक कायम किए जाते हैं जब तक दीपक का मन नहीं भर जाता है, दीपक की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं। और जैसे दीपक की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो दीपक इस कमरे से बाहर निकलता है और फिर से बाथरूम में जाता है और बाथरूम में जाने के बाद फिर से नशा करना शुरू कर देता है। बाथरूम के अंदर बैठकर दीपक कुमार इतना ज़्यादा नशा कर लेता है कि अब ये चलने फिरने के काबिल नहीं रहता है। थक हार कर दीपक कुमार अपने दूसरे कमरे में जाकर लेट जाता है और उसकी आंख लग जाती है। अब 2 से 3 घंटे का वक्त गुजरने के बाद दीपक की बहन रजनी भी खेत से चारा लेकर गांव में आ चुकी थी, अपने घर पर आ जाती है। और घर पर आने के बाद रजनी देखती है कि घर का मुख्य दरवाज़ा बंद पड़ा होता है। रजनी अपने दरवाजे पर खड़ी होकर कई आवाज़ भी लगाती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। थक हार कर रजनी अपने घर की दीवारें फांद कर घर के अंदर प्रवेश करती है। रजनी जैसी कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी मौसी संजना बिस्तर पर लेटी होती है और उसके तन बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है, वह बिल्कुल नग्न हालत में लेटी होती है। अब इसके बाद रजनी अपनी मौसी संजना को काफ़ी देर तक जगाने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी मौसी संजना को होश नहीं आता है। जैसे तैसे करके रजनी अपनी मौसी संजना को कपड़े पहना देती है और फिर रजनी जब दूसरे कमरे में जाती है तो वह देखती है कि उसका भाई दीपक कुमार गहरे नशे में बिस्तर पर लेटा होता है। और अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर रजनी तुरंत समझ जाती है कि आज दीपक कुमार ने संजना मौसी के साथ ये गलत काम कर दिया है। रजनी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। रजनी काफ़ी देर तक सोचती रहती है, लेकिन रजनी के मन में अब ख्याल आने लगते हैं कि उसका भाई उस पर भी गंदी नज़र रखता है और आगे चलकर मेरा भाई जो दीपक है मेरे साथ भी ऐसी गलत हरकत कर सकता है। अब रजनी अपनी रसोई में जाती है, रसोई के अंदर से एक धारदार चाकू उठा कर ले आती है। चाकू लेकर वह सीधे ही कमरे के अंदर घुस जाती है और कमरे में जाने के बाद उस चाकू के साथ सबसे पहले अपने भाई दीपक का गला काट देती है। गला काटने के बाद लड़की यहीं पर नहीं रुकती है, बल्कि रजनी उस चाकू के साथ अपने भाई दीपक का प्राइवेट पार्ट तक भी काट देती है। और जैसे ही दीपक कुमार की मौत हो जाती है तो इसके बाद लड़की जो रजनी होती है खुद ही मोबाइल फ़ोन उठाकर पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करती है। रजनी पुलिस को बुलाती है और जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि उसके भाई दीपक कुमार की लाश घर के अंदर पड़ी होती है। पुलिस अब दीपक कुमार के शव को अपने कब्जे में लेती है और लड़की रजनी से पूछताछ करना शुरू कर देती है। रजनी इसके बाद पुलिस को बताती है कि मेरे भाई ने मेरी मौसी के साथ गलत काम किया था और इसी वजह से मैंने अपने भाई का गला काट दिया है और उसकी मौत हो गई है। अब पुलिस इस रजनी को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जाती है और इसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के दौरान रजनी ने अपने भाई दीपक कुमार के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ,
तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।